नमस्कार मित्रों। थोड़ा विलंब हुआ और विलंब के कारण आप जानते हैं कई रोज लगातार पटना जाम में फंसा हुआ है, यानी जाम में पटना। आज कई महत्वपूर्ण विषय है, किसी खास एक विषय पे एक पीसी नहीं रखा गया है। पीसी से आप हमारे मंच पे देख रहे हैं, हमारे सम्मानित अध्यक्ष डॉक्टर अखिलेश प्रसाद जी हैं, जो अनेक बिंदुओं पे आपसे बात करेंगे। मंच पे पूर्व मंत्री वरिष्ठ नेता कृपानाथ पाठक जी हैं, पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रदेश पांडे जी हैं, लाल बाबूलाल जी हैं, प्रदेश साधुमन जी हैं, हमारे पार्टी के प्रवक्ता ज्ञान रंजन जी हैं, सौरभ जी हैं। इस बीच में एक और परिचय मैंने आपको नहीं कराया कि आप सब इनको सोशल मीडिया और इनके काम से आप जानते हैं। अनुपम जी को एक हल्ला बोल का संगठन है और हल्ला बोल है जनता के लिए। एक कांग्रेस पार्टी के लिए हल्ला नहीं बोले थे, जनता के लिए। लेकिन इनको लगा कि राहुल गांधी जी जनता के लिए सबसे ऊंची आवाज बनकर देश में चल रहे हैं। इन्होंने पार्टी को अपना समर्थन, पार्टी में अपने को समाहित किए और कुछ दिन पहले प्रदेश अध्यक्ष जी के मौजूदगी में एआईसीसी में इन्होंने अपने को कांग्रेस पार्टी में सम्मिलित किया। लेकिन एक परंपरा है कि पार्टी के जितने बड़े नेता हो, देश में हो, उस राज्य में पार्टी अध्यक्ष सदस्यता ग्रहण करते हैं। तो सर्वप्रथम तो हम आग्रह करेंगे प्रदेश अध्यक्ष जी से, जो विधिवत अनुपम जी को सदस्यता ग्रहण करना, फिर अनुपम जी आपसे बात करेंगे, फिर प्रदेश अध्यक्ष जी विशेष बात करेंगे आपसे। इसका मतलब ये नहीं है कि अकेले ज्वाइन किए हैं, इनके सैकड़ों समर्थक। उस दिन अनाउंसमेंट हुआ एआईसीसी में, सब लोगों के साथ ये ज्वाइन किए हैं। और कहाँ है ये माइक? अब सीधे तौर पर हम लोग अनुपम जी को कहते हैं, आपकी तरफ अपना जो इनका हल्ला बोल के माध्यम से लगातार जनता के इश्यूज को, छात्रों के इश्यूज को और जो गड़बड़ियाँ परीक्षा में होती रही उस पर जो इनका क्रियाकलाप रहा है, और केवल वो बिहार तक सीमित नहीं है बल्कि पूरे देश भर में ये लगातार, और इनका ऑर्गेनाइजेशन हल्ला बोल के साथियों ने लंबा काम किया है और कोशिश की है कि छात्रों को न्याय मिल सके, लोगों को न्याय मिल सके। इस बाबत हम सीधे तौर पर अनुपम जी से आग्रह करते हैं कि वो आपको अपनी बात करें। हाँ, सबसे पहले तो मैं बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के माननीय अध्यक्ष श्री अखिलेश प्रसाद सिंह जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने ये अवसर दिया आप लोगों से बात करने का। और दोस्तों, दरअसल जो पीछे की कहानी है थोड़ा सा तो अखिलेश जी ने बता दिया कि 24 सितंबर को दिल्ली एआईसीसी मुख्यालय में कांग्रेस पार्टी के संगठन महासचिव की उपस्थिति में अखिलेश जी भी थे, अन्य नेतागण भी थे कांग्रेस पार्टी के, उनकी उपस्थिति में विधिवत घोषणा हुई थी पार्टी में शामिल होने की। लेकिन उससे पहले राहुल जी के साथ एक लंबे संवाद और कई बैठकों के बाद और फिर हल्ला बोल आंदोलन का जो पूरा नेतृत्व और कार्यकर्ताओं का जो समूह रहा है, उन लोगों से लंबी चर्चा के बाद हमने ये निर्णय लिया कि अब वो समय आ गया है जबकि हमें कांग्रेस पार्टी के साथ मिलके एक कॉमन प्रोजेक्ट की तरह आगे काम करना चाहिए। मन में प्रश्न आना चाहिए कई लोगों के, जिन्होंने मुझे पिछले कई सालों से स्वतंत्र रूप से और कई बार कई कठिन परिस्थितियों में, और आप लोग जानते हैं कि बड़े राजनीतिक दलों से, समूहों से स्वतंत्र होकर सार्वजनिक जीवन में सामाजिक काम करना कई बार चुनौतीपूर्ण हो जाता है, और आजकल जिस तरह की सत्ता है उसमें तो और कठिन हो जाता है। संसाधन से लेके हर तरह की समस्या हो जाती है। लेकिन उसके बावजूद हमारे साथी सिर्फ बिहार ही नहीं, बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, झारखंड, मध्य प्रदेश, हिंदी पट्टी के तो लगभग प्रायः सभी राज्यों में बिल्कुल संगठन बनाकर एक
नई पूल ऑफ लीडरशिप तैयार करते हुए इस प्रोसेस में पिछले 6 साल से लगातार युवा हल्ला बोल आंदोलन में काम कर रहे थे। तो 24 सितंबर को जब मैंने कांग्रेस पार्टी में शामिल हुआ तो हमारे साथ उस दिन हमारे युवा हल्ला बोल आंदोलन के 55 लीडर्स भी ज्वाइन किए थे। अखिलेश जी भी उस दिन वहां दिल्ली में उपस्थित थे, इनकी उपस्थिति में हुआ। 55 लीडर्स, सेंट्रल लीडर्स आंदोलन के थे जो शामिल हुए थे। और उसके बाद अलग अलग राज्यों में, उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, अब आने वाले समय में सैकड़ों की संख्या में हर राज्य में इस आंदोलन से जुड़े लोग पार्टी में शामिल हो रहे हैं। अब एक लॉजिकल क्वेश्चन आपके मन में आएगा कि भाई, और कई लोग कह सकते हैं कि आप इतने दिनों से काम कर रहे थे, आपने ये पार्टी क्यों ज्वाइन कर लिया? देखिए, हम एक एजेंडा पे काम कर रहे थे। वो एजेंडा था कि रोजगार के विषय पर देश में एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन खड़ा हो। इसको लेकर हम सभी समूहों से, सभी नेताओं से भी संवाद कर रहे थे। और इस प्रक्रिया में पहली बात तो हमने ये पाया कि जितने रिसेप्टिव और जितने संवेदनशील कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी रहे, उतने शायद किसी और दल के कोई नेता नहीं हो पाए। और ये दिखा लोकसभा चुनाव के समय भी, जब 5 गारंटियों की बात हो रही थी कांग्रेस पार्टी की तरफ से, तो वो सारी बातें कही गई जो हम आंदोलन में असल में कहते थे। तो एक मायने में जो हमारा जो एजेंडा था, जिस पर हम काम कर रहे थे, उसको कांग्रेस पार्टी ने पूरी तरह से अपना के उसको आगे बढ़ाया, उसको मजबूत किया, देश के युवाओं, बेरोजगार नौजवानों की आवाज को बुलंद किया। चाहे अग्निपथ का मुद्दा हो, चाहे भर्तियों का मुद्दा हो, चाहे जितने भी शिक्षा, रोजगार, पर्यावरण के मुद्दे हो, उन सब पे। दूसरी बात मेरा मानना है, और ये बात मैंने पिछली बार भी कहा था, कि देखिए आज 2 तरह की ताकतों के बीच में संघर्ष हो रहा है हमारे देश में। एक ताकत है जो इस देश को बेचने की कोशिश कर रही है। देश को बेचने का मतलब देश की संपत्तियों को, उपक्रमों को कुछ लोगों के हाथ में सौंपने का काम कर रही है। और दूसरी ताकत है जो देश बचाने का काम कर रही है। एक ताकत है जो इस देश को, देश के समाज को अलग अलग आइडेंटिटीज के नाम पे तोड़ने की कोशिश कर रही है, और एक ताकत है जो इस भारत को जोड़ने की कोशिश कर रही है। और हमारे आंदोलन के साथियों के मन में किसी तरह की दुविधा नहीं थी कि आज के समय में जो देश बचाने का काम और भारत जोड़ने का काम, और उसके लिए जिस तरह का नैतिक बल चाहिए, वो सिर्फ संगठन, सिर्फ पार्टी से नहीं होने वाला। उसके लिए एक मॉरल अथॉरिटी चाहिए। वो मॉरल अथॉरिटी आज के समय में राहुल गांधी में हमने पाया, और उसी से आकर्षित होकर हमने ये निर्णय लिया कि हम पार्टी ज्वाइन करें। आज हमें मौका मिला है, क्योंकि मैं मूल रूप से बिहार का हूँ, भले काम रहा हो कई और राज्यों में, मौका मिला है पटना में और इस ऐतिहासिक सदाकत आश्रम में, जो सिर्फ कांग्रेस पार्टी का केंद्र नहीं, मुझे लगता बिहार में परिवर्तन का, बिहार को आगे बढ़ाने के मामले में ये एक ऐतिहासिक स्थल है। तो मुझे भी गर्व महसूस होता है, मैं आज पहली बार यहाँ आया हूँ, और मुझे गर्व महसूस होता है कि मैं उस पार्टी में शामिल हो रहा हूँ जिस पार्टी ने देश की आज़ादी में केंद्रीय भूमिका ही सिर्फ नहीं निभाई। और ये कहते हुए मैं एक अपील भी करूंगा आपके माध्यम से बिहार के लोगों को और बिहार के नौजवानों को विशेष तौर पे, सिर्फ देश की आज़ादी के आंदोलन में केंद्रीय भूमिका नहीं निभाई। मेरा मानना है कि देश की जनता को प्रजा से नागरिक बनाने का जो काम है वो कांग्रेस पार्टी ने किया है। नागरिक बनाने का मतलब ही होता है अधिकार देना। और आप एक लाइन से देख लीजिए, इस देश में, स्वतंत्र भारत में, अगर जनता को अधिकार देने का कोई भी काम हुआ, उस शिक्षा का अधिकार हो, सूचना का अधिकार हो, भोजन का अधिकार हो, या पूरे पॉलिटिकल नैरेटिव में अधिकार की बात ही, राइट्स की जितनी भी बात आती है, वो कांग्रेस ही करती आई है। और अधिकार छीनने वाले कुछ लोग हैं जो आज सत्ता में बैठे हुए हैं। तो प्रजा को नागरिक बनाने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया है। आज विकसित भारत की बात हो रही है। विकसित भारत के लिए जो आधारभूत संरचना चाहिए और लोकतांत्रिक भारत के लिए जो संस्थान चाहिए, उसका निर्माण इस देश में अगर किसी ने किया है तो कांग्रेस पार्टी ने किया है, जिसको आज ध्वस्त करने की कोशिश हो रही है। तो हमको एक ऐसा संविधान आजादी के आंदोलन से मिला, हमारे लोकतांत्रिक संस्थानों का निर्माण हो, चाहे प्रजा को नागरिक बनाने का काम हो, ये सारा काम कांग्रेस पार्टी ने किया है। और जिस पार्टी ने ये काम किया हो, उस पार्टी से जुड़ने में किसी भी भारतीय को गर्व होना चाहिए। आज मुझे भी गर्व है, हमारे सभी साथियों को गर्व है कि हम लोग कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। और आपके माध्यम से अपील बस ये है
कि देखिए बिहार परिवर्तन का केंद्र रहा है हमेशा से पूरे देश के लिए, और पिछले 5-6 साल से जब से हमने आंदोलन में काम किया, हमने देखा कि जितने बड़े बड़े एजिटेशन हुए, अभी उत्तर प्रदेश में एक चल रहा है, हमारे साथी उसके केंद्र में ही है, और जब भी वो अग्निपथ का हुआ हो, रेलवे भर्ती का हुआ हो, रोजगार का रहा हो, उसके केंद्र में बिहार रहा है, परिवर्तन और बदलाव की क्रांति के केंद्र में। मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में फिर से बिहार जो है, देश में जो परिवर्तन होने वाला है उसके केंद्र में बिहार होने वाला है, और उस परिवर्तन के केंद्र में कांग्रेस पार्टी होने वाली है। आपके माध्यम से बिहार के हर वर्ग से, खास तौर पे युवाओं से, क्योंकि देश में सबसे बड़ा जो युवाओं का प्रतिशत है वो बिहार में। बिहार दुनिया का सबसे युवा देश अगर भारत है, तो भारत का सबसे युवा राज्य बिहार है। तो बिहार के युवाओं को ये समझ जाना चाहिए कि आज अगर कोई पार्टी हमारे देश को सही राह में ले जा सकती है, उनके भविष्य को सुनिश्चित सशक्त कर सकती है, राष्ट्र निर्माण के काम को सही में ईमानदारी से कर सकती है और उनके अधिकारों को बचा सकती है, वो कांग्रेस पार्टी है। और सब साथ आए, मिलजुल के हम लोग, सिर्फ पार्टी ही नहीं, सब मिल के राष्ट्र निर्माण के काम में कांग्रेस पार्टी की मदद करें। बस आखिरी एक बात की, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब मल्लिकार्जुन खड़गे साहब का मैं विशेष तौर पे धन्यवाद करना चाहता हूं कि हम जैसे परिवेश से आने वाले नौजवान को, जिसका बैकग्राउंड आप में से कई लोग जानते हैं, उसको ये अवसर दिया, मौका दिया, और राहुल गांधी जिनके नैतिक बल से आकर्षित होकर हमने ये निर्णय लिया है। तो मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में हमारे पार्टी के नेतृत्व और बिहार में विशेष तौर पर अखिलेश जी के नेतृत्व में हम लोग बड़े से बड़ा काम करेंगे, बड़े से बड़ा परिवर्तन लाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। इनसे कोई सवाल अगर पूछना है तो पूछ लीजिए, फिर मैं अपनी बात करता हूँ। नहीं ना, ठीक है, थैंक यू। हम आज सुबह सुबह अखबार में एक न्यूज़ छपा है। 14 तारीख को एक व्यक्ति को गोली लगी और वो आके यहाँ भर्ती हुए। जब आईसीयू से उनका डेड बॉडी निकला तो उसमें उसका आँख निकाल दिया गया। आप पहले एक बार मैं पढ़ा था कि चूहा पहले प्रशासन द्वारा जब शराब पी जाती थी, अब अस्पताल में मरीज का आँख निकाल लेती है। तो इस तरह से नीतीश जी और बीजेपी की सरकार चल रही है। एक खबर ये है मंत्री जी मदन साहनी जी का। इन्होंने कहा कि अपर मुख्य सचिव मुझे फाइलें नहीं भेजती, इसलिए मैंने पटना छोड़ दिया। अब ये पटना नहीं रह के दरभंगा में से अपना काम चलाते हैं, क्योंकि इनको फाइल नहीं आती। और ये प्रायः एक मंत्री का कहानी नहीं है। विजेंद्र यादव जी के यहाँ का भी यही कहानी है। बिजली मंत्री जी हैं, वो तो खैर ऐसे भी वृद्ध हो चुके हैं। तो ये सरकार कैसे चल रही है, और आए दिन माननीय मुख्यमंत्री जी का दरभंगा में आप सभी ने देखा किस तरह से उन्होंने व्यवहार किया। और प्रधानमंत्री जी लगातार 2 बार बिहार आ गए। तो बिहार के लोग समझते थे कि शायद 2014 में 1,25,000 करोड़ का जो पैकेज का घोषणा हुआ था, फिर उसके बारे में कुछ कहेंगे। बिहार के बंटवारे के समय एक घोषणा हुआ था 1,80,000 करोड़ के पैकेज का, शायद उसके बाबत कुछ कहेंगे। लेकिन ये दोनों बातें नहीं कह के और सीधे तौर पर इलेक्शन कमीशन के आंख में धूल झोंक के और चुनाव प्रचार किया जा रहा था। झारखंड चुनाव का, चुनाव आयोग को संज्ञान लेना चाहिए। 13 तारीख को जब पहले चरण का चुनाव हो रहा था, प्रधानमंत्री जी का दरभंगा में उस दिन अस्पताल के निमित्त आना, एम्स का, जबकि 1.5 साल पहले भी घोषणा हुआ था कि अस्पताल चल रहा है, और उसको लगातार लाइव वहाँ टीवी पर चलना, ये इंगित करता है कि इलेक्शन कमीशन भी आंख बंद कर लिया है। फिर तुरंत 1 सप्ताह के अंदर कल दूसरी सभा जमुई में करके अपना चुनाव प्रचार करना। इसलिए मैं आपके माध्यम से चुनाव आयोग से आग्रह करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि
इसका संज्ञान लें, और अगर हो भी बिहार में मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जो टीवी लाइव दिखाता है वो कम से कम झारखंड में उस पर रोक लगाया जाना चाहिए। फिर जिस तरह से बिहार की सरकार चल रही है और प्रायः बिहार के लिए केवल घोषणा होती है, उसमें कांग्रेस पार्टी चाहती है कि कहने के लिए डबल इंजन की सरकार है, लेकिन उन्हीं के बनाया हुआ नीति आयोग प्रायः के मानकों पर प्रायः सभी 28 बड़े राज्यों में शिक्षा का महकमा हो, इंडस्ट्री लगाने का, पब्लिक सेक्टर में इन्वेस्टमेंट लाने का ये हो, सब में 28 राज्यों में बिहार 28वें स्थान पर क्यों है, या एक आध दो छोड़ दीजिए तो 27वें स्थान पर आता है। बिहार बद से बदतर स्थिति में जा रहा है। एक साल बाद यहाँ चुनाव है, बड़ी बड़ी बातें होंगी, लेकिन बिहार की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। बिहार के लोगों का जीवन स्तर खराब हुआ है, तो बिहार को मुख्य धारा में लाने के लिए हम सभी कांग्रेस कर्मियों से भी लगातार हम लोग मीटिंग करके, बात करके और एक नया कार्य योजना पर काम कर रहे हैं, जिसकी घोषणा हम लोग बाद में करेंगे आपके सामने। इसी काम के लिए और खास करके अनुपम जी को आप लोगों से यहाँ इंट्रोड्यूस करने के लिए और इनका सदस्यता ग्रहण कराने के लिए मैं आप लोगों को बुलाया था। आपको फिर से मैं धन्यवाद करता हूँ। अखिलेश जी, आपने कहा कि चुनाव आयोग आप मुद्दे हुए हैं, क्या आपकी पार्टी की तरफ से चुनाव आयोग में इसको लेकर के शिकायत खुली गई है? चुनाव आयोग का आंख खोलने का काम आपकी पार्टी करेगी? नहीं, चुनाव आयोग को इसका मतलब आंख नहीं है, आप ही कह रहे हैं। आप बोल रहे हैं क्या? नहीं, हम तो कह ही रहे हैं, हम तो लगातार केवल यहाँ से नहीं, ये वहाँ दिल्ली में दो बार प्रतिनिधिमंडल मिलके ये बात कहा है। जयराम रमेश जी का अगर आप देखे होंगे तो उन्होंने भी कहा है और बिहार के इशू को उठाया था। दूसरी बात ये, जमुई में अनुपम जी ने देश की आज़ादी में कांग्रेस की बड़ी भूमिका की बात की। जमुई में प्रधानमंत्री जी ने कहा कि एक परिवार और एक पार्टी को श्रेय लेने के चक्कर में आदिवासी और जनजातीय स्वतंत्रता सेनाओं की अनदेखी की। प्रधानमंत्री ने आरोप लगाया। प्रधानमंत्री जी तो अनर्गल आरोप लगाने रहने के लिए जाने जाते हैं, इसमें तो कोई बात है नहीं। लेकिन वहीं आदिवासी मुख्यमंत्री को जेल भेजने का काम अभी कुछ दिन पहले किसने किया था? कांग्रेस पार्टी ने नहीं की थी। राष्ट्रपति को संसद उद्घाटन में, राष्ट्रपति जी को अभी न केवल संसद उद्घाटन में बल्कि अयोध्या में मंदिर के उद्घाटन में भी वो भी उसी वर्ग से आती हैं, उसी बिरादरी से आती हैं, तो उनको नहीं बुला के ये उससे वो समाज उपेक्षित और अपमानित नहीं महसूस कर रहा है। इस पे भी ध्यान जाना चाहिए था प्रधानमंत्री जी का और उनकी पार्टी का। तो बोलने से तो ये सब चलने वाला नहीं है। लेकिन क्या ये सच नहीं है कि बिहार लगातार पिछड़ता जा रहा है? नीति आयोग कोई कागज या पैरामीटर तो कोई कांग्रेस पार्टी फिक्स करती नहीं है, ये तो सरकार का ही ये है, और केवल बिहार का नहीं करता है बल्कि देश के सारे राज्यों का करता है। मैं उसी को उदाहरण के तौर पर आपके बीच कहा है। आपने अभी नीतीश जी का सरकार के बारे में कई मुद्दों को रखा। कल नीतीश जी ने जमुई में कहा कि हम भटक गए थे, इधर उधर चले गए थे, भविष्य में आगे ऐसी गलती नहीं होगी, नहीं दोहराएगी। तो ये कोई पहली बार नहीं है, कल शायद 14वां बार ये कहा गया मुख्यमंत्री जी के द्वारा। सफाई तो एक आध बार होता है, 2 बार होता है, 3 बार होता है, लेकिन 14 बार नहीं होता है। और जब जब मुख्यमंत्री जी इस तरह का बात करते हैं तो इसका मतलब लगता है कि फिर कहीं जाने वाले हैं। बिहार का लोग तो यही समझता है। जब ज़्यादा सफाई होने लगता है तो हम लोग भी अब डर जाते हैं। आपकी तरफ आने वाले हैं? अब मेरी तरफ आने वाले हैं, कहाँ जाने वाले हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जाने वाले होते हैं।
बिहार में शेल्टर होम भी बदनाम हो रहा है, 3 बच्चियों की पटना में मौत हो गई। नहीं, एक इसी के लिए तो ये सब मैं बताया, एक उदाहरण हो तब तो। बिहार की सरकार कैसे चल रही है वो अब नीतीश जी और बीजेपी के भरोसे नहीं बल्कि राम भरोसे चल रही है। उसको देखने वाला कोई नहीं है। बताइए ना, ये मंत्री इस तरह का कह रहा है कि मैं असहाय हूँ। ये तो सब अखबार का ही ये है कटिंग। देखिए ना, मदन सहनी अब कहें कि मैं तो असहाय हूँ, अब मैं पटना नहीं जाऊँगा। उन्हीं के विभाग का सर ये मामला जो बच्चे की मौत। बिल्कुल वही मैं कह रहा हूँ। भाई तो वही 3-4 अफसर चला रहे हैं, तो जनता में कहीं चले जाइए, बिहार के किसी प्रखंड में, किसी विलेज लेवल पे भी सब लोग यही बात बोलता है कि अब मुख्यमंत्री जी के सहारे तो चल नहीं रहा है, 3-4 अफसर शायद चलाते हैं बिहार सरकार। बच्ची की मौत को बता दिया, एक मसाले में गड़बड़ी थी इसलिए 3 बच्चियों की मौत हो गई। क्या इतना खतरनाक मसाला होता है कि 3 बच्चियों की मौत हो जाए? इस पे आप लोग नहीं, यही कह रहे हैं कि भगवान भरोसे है बिहार की जनता। बांका में भी बैंक कर्मी जिस तरीके से दबाव बना रहे थे कर्ज को लेके, एक ही परिवार के 5 लोगों ने मैं देखा हूँ, ये भी है सबसे, ये भी क्या है, अमरपुर थाना क्षेत्र के शाहपुर बलुआ गांव में कर्ज से परेशान होकर एक ही परिवार के 5 लोगों के जहर खा लेने का मामला आया है और कन्हैया महतो माने एक आदमी का उसमें मौत हो गया। तो ये सब क्या दर्शाता है, कैसी सरकार चल रही है? और कोई सुधि लेने वाला नहीं है। वेलफेयर स्टेट के परिकल्पना पर हम लोगों का संविधान बना था, तो लोगों का वेलफेयर ही पीछे छूट जाए और केवल शासक वर्ग अपना मशगूल रहे, तो इससे खराब स्थिति कुछ हो नहीं सकती। सिवान में फिर से जहरीली शराब से मौतें हुई है, अब तो तस्कर भी मर रहे हैं जहरीली शराब से। अब एक ही बात हम लोगों को बोलते हुए बार बार शर्म आती है। सरकार का तो एक्शन नहीं होता है, पता नहीं किस तरह से लोग पॉलिसी बनाते हैं। और अगर है कि नहीं हम शराब बंदी पूरी तरह से लागू करें, तो पूरी तरह से लागू होना चाहिए। फिर शराब कैसे आ जाता है लोगों के घर में, कैसे लोग शराब पी लेते हैं, और इतना दिन से शासन प्रशासन सबके लिए बड़ा सवाल है। आज पटना हाईकोर्ट ने बड़ी की है शराबबंदी पर। पटना हाईकोर्ट ने कहा है कि जो शराबबंदी है वो तस्करों और पुलिस कर्मियों के कमाने का एक जरिया हो गया। पटना हाईकोर्ट ने तो ठीक ही है ना, तो उस टिप्पणी पर सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। और नहीं तो नीतीश जी को फिर इतना नैतिकता का दुहाई देते थे, अभी पता नहीं नैतिकता कहाँ चली गई। इतना में तो छोड़ के चले जाते थे नीतीश जी। एक बार रेल दुर्घटना हुआ था, इस्तीफा कर दिए थे, पता नहीं यहाँ कोई क्यों उनको इस तरह का सलाह नहीं देता है। धन्यवाद।